सुशासन, मुद्दा था जन कल्याण और मुद्दा था जनता को राहत देना, लेकिन उन सवालों पर मौन रहे और एक इस तरफ अलग मोड़ देना शुरू कर दिया। मुझे लगता है मुद्दों के बारे में, देश कैसे आगे बढ़े इस बारे में विचार होना चाहिए। आपका कुछ विचार इस बारे में अलग हो सकता है कि फला नीति से देश आगे बढ़ सकता है या इस नीति से देश आगे बढ़ सकता है, उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल अंततः हमें जनता की सेवा करना है, जनता का कल्याण करना है, भारत का भला करना है। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कही हो सकते हैं, इसलिए आप अलग दल हैं, हम अलग दल हैं, लेकिन ये जो सस्ता तरीका सांप्रदायिकता बनाम फर्जी धर्मनिरपेक्षता, मैं फर्जी छदम की बजाय मैं फर्जी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। रजनीश भाई, आपने जैसा कहा चुनौती हो जाती है। आपने कहा कि जनता का भला करना है। निश्चित तौर पे आप देखें कि कई राज्यों में तो दूसरे राजनीतिक दलों का खाता ही नहीं खुल पाया है, सुपड़ा सा साफ हो गया है। तो क्या हम इस जनादेश को तहे दिल से स्वीकार कर लें, या दूसरा जैसा आपने पॉइंट किया कि जो औद्योगिक घराने के लोग हैं या उन लोग आए, उन्होंने काफ़ी मात्रा में धन खर्च किया ऐसे प्रत्याशियों के लिए, और इसकी वजह से शायद ये जनादेश मिल पाया। तो लेकिन हमेशा राजनीतिक फोरम पे या कभी इस तरीके के फोरम पे बात ये उठती है धन खर्च को लेकर के, लेकिन आज तक इसका प्रमाण नहीं मिल पाया। नहीं, देखिए प्रमाण तो मिल रहा है ना। देखिए दूरदर्शन तो सरकारी मीडिया है, उसने हमको समान रूप से मौका दिया, लेकिन दूसरे जो पूंजीवादी चैनल हैं, पूंजीवादी मीडिया है, उसने इस चुनाव में लेफ्ट का एक तरह से बाइकाट किया, कहीं कोई नाम दिया नहीं। आखिर हम लोग भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से 2 वामपंथी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां, किसी के रहमो करम पे होता नहीं है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं कि पूंजीवादी ताकतें, घराने इस मामले में एकजुट हैं और देश की मेहनत का जनता को अपने हक की आवाज़ कहने में बड़ी परेशानियों, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम तो इस बीजेपी की इस जीत को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं कि हम देश के सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए, बैंक, बीमा, पोस्ट ऑफिस, रेल को बचाने के लिए, श्रम कानूनों की रक्षा करने के लिए और दूरदर्शन को भी बचाने के लिए हम जनता के पक्ष में क्या कर सकते हैं। अब इस सबका तो अपना अपना मत होता है शैलेंद्र जी, कि आप जैसा कहा आपने कि हमारे जो प्रत्याशी थे, आपके जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जनता के दिल पर राज करने में कामयाबी हासिल क्यों नहीं की? देखिए, कामयाबी का मापदंड क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए चुनाव में जो इस तरह की मानसिकता होती है, भाई ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, जो हार जाएगा उसको वोट क्यों दें, यानी एक अच्छा व्यक्ति भी हार जाएगा इस डर से कई बार लोग हमको वोट देने से दूर हो जाते हैं। जबकि ये छवि तो अच्छी है कि भाई कम्युनिस्ट लोग अच्छे होते हैं, हम लोगों के दामन में कोई दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का कहीं कोई जनता को विश्वास नहीं है आप पे, आप ये कहना चाह रहे हैं? सवाल यह है ना कि इस हिंदी भाषी क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जिस तरह से राजनीति का ध्रुवीकरण हो गया है, ये ध्रुवीकरण भी हमारे लिए एक चैलेंज है। हम चाहते हैं कि जनता देखे कि कांग्रेस, बीजेपी से हटकर भी एक महत्वाकांक्षी की परिषद पार्टियां हैं, इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये हमारे लिए चैलेंज है जी रजनीश जी। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी के अंदर खाने में भी कई नेता नाराज हैं। सुषमा स्वराज नाराज है, विदिशा से आती है, 2-3 दिन से हम खबरें देख रहे हैं, सुषमा स्वराज नाराज है, अरुण जेटली भी वहां चुनाव हार गए हैं। तो कैसे मनाएंगे सुषमा स्वराज को? कैसे अंदर खाने में जो एक हलचल मची हुई है उसको संभालेंगे? क्योंकि मैंडेट आपको मिल गया है, अब आपको सरकार बनानी है, अब सारी चीजें होनी है, कैसे इन चीजों से निपटेंगे आप? रितेश जी, आपसे किसने कह दिया सुषमा जी नाराज हैं? सुषमा जी ने पूरे प्रचार में सुषमा स्वराज इतना नहीं दिखी। ये वही मसला है। पत्रकारों के बीच में खुद कहा कि मैं भोपाल अपने विदिशा लोकसभा क्षेत्र में जाने के लिए आई हूं, मैं कोई नाराज नहीं हूं, सौजन्य भेंट हुई है। और मुझे लगता है कभी कहीं किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह बात नहीं कही, और यही कारण है कि ये जो अनर्गल बातें शुरू हो जाती हैं। चूंकि वो दौर ऐसा रहा कि जहां मतगणना का इंतजार था और उस इंतजार के बीच में इस प्रकार के आरोप और इस प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल ऐसा कहीं कुछ है नहीं। पंकज जी, जैसे भोपाल के जो प्रत्याशी रहे हमारे आलोक संजर साहब जी जीत के लगभग करीब हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे मुखिया हैं मध्य प्रदेश के, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो ये घोषणा कर दी है कि आलोक संजर जीत चुके हैं और उनकी मिठाइयाँ भी बढ़ चुकी हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि आलोक संजर साहब का जो कहना है कि हम जनता के लिए काम करेंगे, कमल ज्योति के अलग जलाएंगे, स्टेडियम बनवाएंगे, हॉकी की जो लुप्त हुई प्रतिष्ठा है उसमें फिर 4 चांद लगाएंगे, आपको क्या लगता है कि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ कर के आए हैं आलोक संजर साहब, अब जब एक बार सांसद व्यक्ति बन जाता है तो उसकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं? देखिए रितेश जी, 2 बातें। पहली तो आलोक भाई को बधाई जी, छात्र राजनीति में सीनियर थे, हमसे 2-3 साल साथ काम किया,
तो भले ही हम राजनीतिक रूप से दूसरी विचारधारा के, पर यदि तब से आपका नाता रहा है। तब से नाता रहा, यदि कोई हम आदमी इस मुकाम पर पहुंचा निश्चित तौर पर प्रसन्नता होती है, तो दिल से उनको बधाई। पर बहुत बड़ी चुनौती आलोक संजर दूरदर्शन के माध्यम से आपकी बधाई उन तक जी बिल्कुल, प्रेषित हो रही है। मैं बिल्कुल पहुंचे, आलोक संजर तक मेरी बधाई निश्चित तौर पर पहुंचे। पर बहुत बड़ी चुनौती आलोक संजर साहब के सामने है। भोपाल में 1989 से सुशील चंद्र वर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीतना शुरू किया। वो जीते, उमा जी जीती, कैलाश जी 2 बार रहे और अब आलोक संजर। पर जिन मुद्दों की आलोक भाई ने बात करी, सुन रहा था मैं, आपके मनीष गौतम जी से चर्चा कर रहे थे जी। वो मुद्दे नए नहीं हैं, और उन मुद्दों पर भोपाल की स्थिति खराब उस दौरान हुई है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे जी। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 6 साल की सरकार भी रही जी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आलोक संजर साहब इसको खाली राजनीतिक वक्तव्य के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। कमल ज्योति जलाएं या कोई सी ज्योति जलाएं, ज्योति ऐसी होगी जिससे पूरा भोपाल प्रकाशमय हो जाए तो आनंद की बात होगी, और हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर इसका स्वागत करें, क्योंकि मूलतः भोपाल का मैं भी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। तो वैसी विकास की सोच जो वो जता रहे हैं वो उनके आचरण में दिखे, उनके व्यवहार में दिखे, उनकी कार्यशैली में दिखे तो आनंद आएगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को फिर सड़कों में संघर्ष करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। पंकज जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन गिरीश जी आपके पास आने से पहले विदिशा का रुख करूंगा। हमारे संवाददाता दीपक कांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, विदिशा सीट सुषमा स्वराज की सीट, काफी लंबे मार्जिन से, काफी बड़े मार्जिन से सुषमा स्वराज वहां जीती हैं। किस तरह का माहौल इस वक्त विदिशा में आप देख पा रहे हैं? पार्टी कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जश्न और उत्साह देख पा रहे हैं? जी, विदिशा संसदीय क्षेत्र में सुषमा स्वराज की 4 लाख से अधिक मतों से विजय होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी हर्ष है। यहाँ रायसेन के जिला रिटर्निंग ऑफिसर के पास सुषमा स्वराज ने जब सर्टिफिकेट लिया अपना, तो सुषमा स्वराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये कहा कि मेरी पिछले चुनाव में जब मैं 4 लाख वोटों से कम से जीती थी तो मेरा ये स्वप्न था कि मैं 4 लाख से अधिक वोटों से जीतूं, और आज जनता ने और मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे स्वप्न को पूरा कर दिया है। जी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुषमा स्वराज की बड़ी जीत को लेकर यहाँ एक विजय जुलूस निकाला और सुषमा स्वराज को खुली जीत में लेकर पूरे शहर में घुमाया। धन्यवाद दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुषमा स्वराज को वहां से जीत हासिल हुई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। गिरीश जी, कांग्रेस की स्थिति आपने देख ली, बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के, प्रेमचंद गुड्डू, सज्जन सिंह वर्मा, मीनाक्षी नटराजन, ये कुछ ऐसी सीटें जो पिछले कई बार से आ रही थी, इन तक पे ये स्थिति बनी कांग्रेस की। आखिर क्या, कहाँ पे कमी थी कांग्रेस की? क्या विधानसभा चुनाव के बाद जो एक बार फिर ये नया नतीजा आया, एक और लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए, यहाँ भी कांग्रेस की स्थिति हमने देखी, कहाँ कमी देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को भी पता था कि कहाँ कमी है जी। उनको अपनी कमजोरियों का पता था। केंद्र की सरकार को लेकर जो असंतोष, खासतौर से जिन मुद्दों का जिक्र पूर्व के जो यहाँ पर पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और अनिर्णय की जो स्थिति, ऐसा लगता था वो जो एक शब्द चला पॉलिसी पैरालिसिस वाला, कि कोई निर्णय होता ही नहीं है। तो ये जो जिस तरीके का एक ओपिनियन बनता गया, उससे निपटने का कोई उपाय सरकार के पास नहीं था। अच्छा, उसमें मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व था, उस नेतृत्व की अपनी कुछ समस्याएं थी जी, उसको लेकर बहुत सारे घमासान की स्थिति बनी और उसके चलते उसका खमियाजा कांग्रेस को विधानसभा में भी भुगतना पड़ा और अभी तक भुगतना पड़ा जी। तो कुल मिला के, और इस लहर की अगर आप बात करें तो और ये लहर है, बिल्कुल इसको हम मानना ही पड़ेगा कि ये लहर है। और इसमें ऐसे लोग भी, अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसे कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी की जीत के, मैं ये अवमानना नहीं है उनकी, लेकिन जो पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़े जी, वो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बिल्कुल, तो ये क्रेडिट है जी, ये क्रेडिट है अगर दें तो हम नरेंद्र मोदी की, कि उन्होंने एक ऐसा माहौल किया, अपने आसपास एक ऐसा ऑरा बना दिया कि जो उनकी नाव में बैठा वो पार कर गया। गिरीश जी, आपने काफ़ी लंबा समय पत्रकारिता में बिताया है, आपको अपने अनुभव के आधार पर क्या लगता है, क्योंकि जब एग्जिट पोल नहीं आए थे तब ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और भाजपा दोनों लगभग बराबरी पर रहेंगे, लेकिन अचानक ये बदलाव की बयार आई, फूटी और एग्जिट पोल आए। एग्जिट पोल के बाद में लोगों का जो मंतव्य था वो तक बदलने लगा और आज जनादेश हमारे सामने है। आज भारतीय जनता पार्टी को एकदम स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ कि मीडिया पर आरोप भी बहुत लगते रहते हैं, मीडिया को कटघरे में खड़ा भी किया जाता रहा है, लेकिन मीडिया को ऑनेस्टली चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जी।
मैं ये मानता हूं कि जो स्थिति थी उसका इंडिकेशन सारे लोगों को था, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि मीडिया इससे अननोन रहा होगा। बहुत सारी वजहें ऐसी होती हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन की भी कुछ गाइडलाइंस थी कि आप प्रचार को या उस तरीके की चीज़ों को कितना दिखाएंगे कितना नहीं दिखाएंगे जी। वो एक अलग विषय है बहस का कि इसने बहुत सारे ऐसे बिंदु भी उजागर किए हैं इस इलेक्शन ने, जो टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो इलेक्शन के या उसके रूल्स के अंदर आते ही नहीं है, तो अब शायद कुछ अमेंडमेंट्स करने की जरूरत भी पड़े। लेकिन मीडिया को ये ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि जो अंडर करंट था उस करंट का एहसास होने लगा था। अब जब तक ये सारी चीजें होते रहे, आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि चुनाव के अंत तक आते आते पूरी टोन क्यों बदली, क्योंकि जब जितने चरण हो रहे थे, जब 9 चरण थे, आप देखिए कि हर चरण के बाद एग्जिट पोल किया गया और उसको रिजर्व रख लिया गया, लेकिन एग्जिट पोल हर चैनल के पास था, उसका रिजल्ट हर एक के पास था, लेकिन कांग्रेस इस बात को मान नहीं रही थी। और उनको लग रहा था कि हवा किस ओर बह रही है जी। वो बात है आदित्य, देखिए कांग्रेस को मानना नहीं भी चाहिए था। जब आप किसी लड़ाई में होते हैं, जब युद्ध में होते हैं, तो जब तक उसका परिणाम ना आ जाए आप यह नहीं कह सकते कि मैं हार गया। जी जी बिल्कुल गिरीश जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं। गुना का रुख करेंगे, राजेंद्र राजपूत हमारे साथ गुना से जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राजेंद्र, गुना सीट किस तरह का, क्या अभी तक हालांकि काफी मार्जिन से आगे चल रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या अब तक जीत सुनिश्चित हो पाई है? क्या वाकई अब जीत डिक्लेयर की गई है? नहीं, लगभग जीत सुनिश्चित ही है। आगे चल रहे हैं, यहाँ से शिवपुरी और अशोकनगर से करीबन 70,000 से आगे चल रहे थे। आरोप शिवपुरी घोषणा करेगा और गुना से कुछ कम मतों से आगे है, तो बाकी कुल अपडेट कहा जाए तो 1,20,000 से करीबन आगे चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, 1,30,000 से करीब अभी भी आगे चल रहे हैं। पंकज जी, मोदी लहर की बात करी, मोदी लहर में सब उड़ गए, सारी आंधी आई, सब चले गए। क्या यूथ ब्रिगेड की अगर बात करें, राहुल गांधी की बात, क्योंकि 2 ही चेहरे थे चुनाव में, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। यूथ ब्रिगेड की बात करें, यूथ ब्रिगेड की एक महत्वपूर्ण नेता मानी जाती है मीनाक्षी नटराजन। इतनी बड़ी हार, इतने बड़े मार्जिन से हार, प्रेमचंद गुड्डू इस तरह से 2 लाख 3 लाख वोटों से हार रहे हैं, ये किस तरह की ओर इशारा करता? क्या इसके पीछे भी बाजारवाद, क्या इसके पीछे भी विज्ञापन और यही सिर्फ जिम्मेदार है? नहीं देखिए आदित्य जी, मेरे बोलने का अभिप्राय उस समय भी सिर्फ बाजारवाद नहीं था। मैंने ये कहा था कि विचार और प्रचार के भी युद्ध था, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अधिक प्रचार प्रसार किया। आपने जो सवाल पूछा वो अहम सवाल है कि युवाओं की भूमिका इस बार कांग्रेस के प्रति सकारात्मक नहीं रही। सकारात्मक थी युवाओं की भूमिका इन चुनाव में भी हमें बहुत नहीं, कांग्रेस के प्रति नहीं रही, कांग्रेस के प्रति नहीं रही मित्र। निश्चित तौर पर युवा सकारात्मक था मीडिया में, युवा जागा तो ये परिणाम दिखे ना। मैं उसी बात पर आ रहा हूं आपकी कि आपने जिक्र किया मीनाक्षी नटराजन जी का। मीनाक्षी नटराजन ने आज के दौर में जिस प्रकार की राजनीति करी वो बेमिसाल है जी। जिस प्रकार की उनकी साधारण जीवन शैली पहले थी, आज भी वैसी जीवन शैली है। लेकिन जब जो बात आपने बोली कि यदि कोई राजनीतिक लहर होती है तो उस लहर में आपके बाकी सारे गुण जो हैं वो ढक जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर लहर के जो प्रभाव है वो आ जाता है। तो उस लहर के प्रभाव में मीनाक्षी नटराजन को भी पराजय स्वीकार करनी पड़ी, और बड़ी पराजय है जी। प्रेमचंद गुड्डू जी, जिनसे जनता नाराज नहीं थी लेकिन लहर थी। और मैं जो गिरीश जी जो बात कर रहे थे कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जीते जो कभी पार्षद नहीं रहे, तो वो इसलिए जीत पाए क्योंकि लोगों ने ये कहकर मतदान किया कि हम नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, आपको वोट नहीं दे रहे हैं। तो जब ये स्थिति होती है, मंसूर की जैसे आप बात करिए आपने मीनाक्षी नटराजन की, तो 2009 के अगर हम लोकसभा चुनाव पे एक नज़र डालें तो मीनाक्षी नटराजन वो लोकसभा चुनाव लड़कर वो जीत करके आई थी। उसके पहले वो सीट जो थी 7 बार से भाजपा के पास ही थी, पांडे जी जीतते थे जी। तो उसके बाद में इस 2014 की जो इलेक्शन हुआ है उसमें ये वापस टर्नआउट हो गई और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई। तो एक तरीके से जैसे राहुल गांधी जी का आपने जिक्र किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और काफ़ी उनका अनुभव भी रहा है इस मामले में। आप राहुल गांधी जी ने जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया था अरुण यादव जी को, तो ये माना जा रहा था कि यूथ ब्रिगेड यहाँ पर काम करेगी, कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, लेकिन हालत तो ये हुई है कि अरुण यादव अपनी सीट बचाने में ही नाकामयाब रहे। देखिए रितेश भाई, राहुल गांधी जी ने अरुण यादव जी को पूरा मौका दिया है और बहुत जिम्मेदारी से, बहुत जानकारी से मैं कथन कर रहा हूं कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते, प्रवक्ता के नाते, कि अरुण यादव जी प्रदेश अध्यक्ष का जो अपना 3 साल का टर्म है वो पूरा करेंगे। और ये एक बड़ी बात है कि अरुण यादव जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, क्योंकि सामान्यतः
ये परिपाटी है कि यदि कोई आदमी इतने अहम पद पर होता तो संभवतः चुनाव में नहीं जाता। तो ये अरुण यादव जी की एक उपलब्धि है, और अरुण यादव जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में काम करना, उसका उनको अवसर मिल ही नहीं पाया, क्योंकि 2 महीने उनके कार्यकाल के हुए थे, तब तक चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। सोचा गया, लेकिन पंकज जी ये बात पहले सोची जानी थी। मैं प्लानिंग आपको तो रोकना क्योंकि चाहूंगा, इस वक्त राहुल हमारे गांधी साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, एस बघेल साहब जुड़ गए हैं, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं आप। बघेल साहब, स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। बघेल साहब, सबसे पहले तो बधाई का पात्र है निर्वाचन आयोग, जिस तरह से भारत निर्वाचन आयोग, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई है, मतदान से लेकर अभी तक की जितनी भी चीजें हुई हैं, पूरे चुनाव को अगर देखें, आज मतगणना भी हो चुकी है, लगभग चीजें खत्म हो चुकी हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? क्या चीज पिछले चुनावों के मुकाबले इन चुनावों में आपने नई चीज देखी? क्या किस तरह की चीजें, नए बदलाव आपने देखे? ग्रेट। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा, मीडिया को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इस निर्विघ्न चुनाव को संपन्न करने में इतनी महती भूमिका निभाई। मैं पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने निर्वाचन आयोग को चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने में जो महती भूमिका निभाई, जो सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको भी धन्यवाद और बधाई। और आपको सफल उसके चुनाव बाद सबसे अंत में इस प्रजातंत्र का जो सबसे मूल आधार है, यहाँ का मतदाता, उसने अपने मतदान का उपयोग बड़ी वाइजली और बड़े ढंग से किया। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 2009 लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में 10% अधिक मतदान हुआ। इसका अर्थ है, अगर संख्यात्मक आंकड़ों में बताया जाए तो 1,06,00,000 लोग अधिक वोट डालने गए इन कंपेयर टू 2009, एंड इट इज ऑल टाइम रिकॉर्ड। उसमें पोस्टल बैलेट भी शामिल थे। महिलाओं ने अपने प्रतिशत में इतनी अधिक वृद्धि की, जो 12% तक रिकॉर्ड की गई। 2009 में महिलाओं ने जितना वोटिंग किया था, उसके कंपैरिजन में 12% अधिक वोट डाले। ये मान के चलें कि पुरुषों का जो प्रतिशत वृद्धि है 2009 के कंपैरिजन में, उससे महिलाएं काफ़ी आगे थी। इसका मतलब समाज के हर वर्ग ने चुनाव को और मतदान को एक धर्म के रूप में, एक अपनी जो है आस्था के रूप में और एक अपनी जिम्मेवारी के रूप में निभाया। मतलब मतदाताओं का आभार भी हम व्यक्त कर सकते हैं इस समय की, मतदाताओं जिस तरह से मूल रूप से उन्हीं का कर इस सकते पूरे हैं। मूल रूप से एक तरफ तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को एक क्लीन स्वीप मिला है और वो जश्न मना रही है, दूसरी तरफ ये कि निर्वाचन आयोग ने इस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया है, तो निर्वाचन आयोग के लिए भी जश्न के हकदार है और वो बधाई के पात्र भी हैं। तो हम आप सबका, दूरदर्शन की ओर से आपका, निर्वाचन आयोग का धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने इस लोकतांत्रिक पर्व, महापर्व में महती भूमिका निभाई है। बघेल साहब, पंकज जी, आपकी बात फिर से कंटिन्यू करते हैं कि जैसा अभी बात मेरे जहन में आई, आपने राहुल गांधी साहब का नाम लिया। राहुल गांधी साहब तो मैनेजमेंट के बड़े गुरु माने जाते रहे, और उन्होंने तो बड़ा सोच समझ करके, बड़ी प्लानिंग करके, पूरी ब्रिगेड के साथ में प्लान बनाया था कि पूरे देश में युवाओं को सक्रिय करके एक ऐसी ब्रिगेड बनाई जाए ताकि पार्लियामेंट में कम से कम 300 उनके मेंबर आ सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में एक नई प्रकार की परंपरा और प्रयोग करने के पक्षधर रहे, वो करते भी हैं, और उनके प्रयोगों के सकारात्मक परिणाम कांग्रेस पार्टी को 2009 के लोकसभा चुनाव में मिले थे। किंतु लोकतंत्र में ये आवश्यक नहीं है कि आप जिस प्रकार के प्रयोग और परंपराओं के परिवर्तन की बात करते हैं वो हर बार सकारात्मक परिणाम दे, जैसा इस बार कांग्रेस में नहीं दिया। और इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो उनके प्रयोग हैं, जो परंपराओं से अलग हटकर काम करने की नीति है, उसमें कोई दोष है। बहुत सारे कारण ऐसे हैं, क्योंकि आज रिजल्ट सामने आया है। मुझे लगता है कि इनके ऊपर बैठकर वाकई में चिंता और चिंतन दोनों करना पड़ेगा कि आपके प्रयोग के बाद, परंपरा से हटकर काम करने के बाद, युवाओं के लिए काम करने के बाद, ढेर सारी योजना जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उन सबके बाद भी कोई मेजर डिफॉल्ट जरूर है, कोई महत्वपूर्ण कमी जरूर छूट गई है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी 50 के आंकड़े के आसपास झूल रही, जो बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनकी रणनीतिकार होने की तुलना लोग करते हैं, उनके रणनीति बनाने की लोग बात करते हैं, लेकिन उनकी रणनीति में लक्ष्मण सिंह भी नहीं बच पाए, और ख़ासतौर से राजगढ़ से जो नारायण सिंह अमलावे जी थे, वो तक हार गए। देखिए रितेश जी, एक बहुत शाश्वत सत्य है कि पराजय अकेली होती है और असफलता के साथ सब लोग होते हैं। तो अब जब कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश और देश में ये स्थिति है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के हर नेता की कार्यशैली पर, उसके क्षेत्र पर, उसकी नीति पर, उसकी रणनीति पर, उसके विचार पर, सब पर उंगलियां उठेंगी, और स्वाभाविक है, और हम लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ये प्रैक्टिस होती है। पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हारा है, हौसला नहीं हारा है। और मैं एक पीछे जिक्र कर रहा था अधूरी बात के 77, 89, 99 के बाद फिर खड़े हुए थे। जी।
तो ऐसी कोई नई बात नहीं, लोकतंत्र में हार जीत चलती है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने कि 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत मिला, 2012 में साफ हाफ थी और अब साफ हो गई वो लोकसभा चुनाव की बात तो करें क्या तो। यही ट्रेंड मैं हम मध्य प्रदेश का माने? उसी बात पर। और 2012 में जिन अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की आम जनता ने सर आंखों पर बैठाया था, आज उनको भी किनारे कर दिया और भारतीय जनता पार्टी जो 10 सीटों पे थी 70 से अधिक सीटों पर है। तो आप लोकतंत्र में थोड़ी सी भी गलती के लिए जनता कड़ा दंड देती है, ये बात तो कांग्रेस को अब साफ समझ में आ रही है। तो जरा सी बारीक जो बातें हैं उन पर मतलब आप बीजेपी पर भी इशारा करना चाह रहे हैं। रजनीश जी मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराने का आपका दिन है, आज खुश होने का दिन है। आदित्य जी, मैं इनके रंग में भंग नहीं डाल रहा, मैं रंग में भंग नहीं डाल रहा, इनको अधिकार है खुश होने का और मुस्कुराने का भी। मैं इनको बधाई देता हूं, लेकिन जो सच है वो यही है, इस लोकतंत्र का सच है कि ये जनता जनार्दन है। और जैसे हम कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है, इसकी लाठी बेआवाज होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बधाई देना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नतीजों के बाद। मैं सबसे पहले देश की और विशेषकर मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभारी हूं। अब तक की सबसे बड़ी सफलता मध्य प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में हमें दी है। ये विजय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की चमत्कारिक नेतृत्व की विजय है। ये विजय श्रीमान राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता और सहयोगियों के घनघोर परिश्रम की विजय है। आज लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मध्य प्रदेश की जनता ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक परिणाम दिए हैं और देश में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त हुए। इन परिणामों के लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और सबल नेतृत्व को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। साहब हमारे साथ मौजूद है। बघेल साहब, आज पूरी मतगणना हुई। इन पूरी मतगणना के दौरान आप पूरी प्रक्रिया में शामिल थे, आपने पूरी प्रक्रिया देखी। किस तरह से पूरी मतगणना हुई? क्या कहीं कुछ छुटपुट परेशानियां आपके सामने आई मतगणना से संबंधित? कमोबेश एक दो घटनाओं को छोड़कर किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जहां पे ये समस्या उद्भूत हो रही थी कि समस्या आ सकती है, ये चीज़ें मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को उसमें कोई शंका थी, तो वहाँ पे स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी जी। काउंटिंग समय पे स्टार्ट हुई। पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग टाइम पे हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि शुरुआती दौर में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है और उसके बाद ईवीएम की स्टार्ट होती है जी। और समय पे सभी परिणाम घोषित किए गए। तो एक आध दो छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ के कोई ऐसा विशेष विघ्न जो वोटिंग परसेंट इस बार काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा हमें। चाहे युवाओं का वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ा, हर वर्ग का लगभग बढ़ा, जिससे अधिकतर जगह हमने देखा कि 60% के करीब लगभग पहुंचा था सब जगह। जी जी। इसका श्रेय किसको देना? मतलब क्या विज्ञापनों का इसका असर हुआ, जागरूकता का इसका असर हुआ, जो आइकॉन जो भारत निर्वाचन आयोग ने बनाए थे, कुछ लोगों को आइकॉन बनाया था, उनका असर हुआ? देखिए सर, ये तीन चीज़ों का असर रहा, मिला जुला रहा। पहली बात तो मोटिवेशन, जो मतदाता शिक्षा का अभियान आयोग ने चलाया, निश्चित रूप से उसका असर, उससे मतदाताओं को ये जानकारी हुई कि उनके कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है जी। उनको ई रोल में जुड़ना चाहिए और वोट भी डालने जाना चाहिए, और नैतिक मतदान जी। दूसरा स्तर रहा। हमारे अधिकारी, मैदानी अधिकारी जो अमला है, उन्होंने भी चुनाव में मतदाता को काफ़ी सम्मानित किया। मतदाता इस समय अपने आप को ऑनर्ड महसूस कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, हमारा नाम उसमें लिया जा रहा है। और जब हम मतदान करने जाते हैं तो वहाँ पे मुझे विभिन्न तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे हम लोगों ने मॉडल पोलिंग बूथ बनाए थे जी। मॉडर्न पोलिंग बूथ में पानी की व्यवस्था, कारपेट लगा के, कुर्सियाँ वगैरह लगा के। तो ये सब जो अभिनव प्रयोग थे, इन सब चीज़ों का मिला जुला असर रहा जी। और सबसे ज़्यादा बड़ा असर रहा मतदाताओं का और राजनीतिक दलों का, जिन्होंने पॉलिटिकल और सोशल मोबिलाइजेशन करके मतदाताओं को अपनी जगह तक लेके आए, उसका भी असर रहा। बिल्कुल बघेल साहब, छिंदवाड़ा का रुख करना चाहेंगे। राजेश प्रजापति छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कांग्रेस की पहली सीट जहां पर कांग्रेस को विजयी सबसे पहले अभी तक मिल पाई है,
कमलनाथ की सीट, करीब 1 लाख से ज्यादा मतों से कमलनाथ वहां पर जीते हैं। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी है या जो प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में देखा गया है 29 सीटों पर, देश भर में देखा गया है, उसका एक मलाल भी है? आपने बिल्कुल सही बात कही। छिंदवाड़ा के अंदर कांग्रेस का पहले अपने मध्य प्रदेश की एक सीट विजय करके खाता खोला है, उसका यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जश्न का माहौल है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर एक बार पुनः कांग्रेस के केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ 9वीं बार चुनाव जीते हैं। कमलनाथ ने अपने निकटतम भाजपा प्रत्याशी चंद्रवान को 1,16,537 मतों से पराजित किया है। खास बात यह थी कि कमलनाथ ने जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों से लगातार बढ़त बनाई। जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 3 सीटों पर कांग्रेस है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कब्जा था। बावजूद इसके कमलनाथ का 7 विधानसभा सीटों पर क्षेत्रों में लीड मिलना उनकी लोकप्रियता को सिद्ध करता है। वहीं अगर जहां तक अपन जश्न की माहौल की बात करें तो कांग्रेस कार्यालय राजीव में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर कमलनाथ की जीत पर बधाइयां दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने ऐसे जीत के लिए जनता का प्यार और विश्वास बताते हुए आभार व्यक्त किया। धन्यवाद राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमलनाथ ने आभार व्यक्त किया है। रजनीश जी, चुनाव से पहले, मतगणना से बाद जो प्रचार पूरा भारतीय जनता पार्टी का हुआ, अच्छे दिन आने वाले हैं, कैसे आएंगे अच्छे दिन? वास्तविकता पे अगर हम बात करें, जमीनी हकीकत पे अगर बात करें, कैसे आएंगे अच्छे दिन? देखिए, पहली बात तो मैं जो पंकज जी अभी युवाओं की बात कर रहे थे, थोड़ी सी समय लूंगा आपसे। युवाओं से कनेक्ट ना राहुल गांधी हुए, ना ही इनकी बाकी युवा ब्रिगेड। जो मैं युवाओं की बात नहीं कर रहा, समय हमारे पास बहुत कम है, हमें स्पष्ट जवाब कैसे आएंगे अच्छे दिन? अच्छे दिन आने वाले हैं, ये हमारा स्लोगन था और हमने घोषणा पत्र के आधार पर कहा। घोषणा पत्र कैसे आएंगे? वही मुझे समझ दीजिए तो उत्तर दे पाऊंगा। हर विषय पर हमने अपनी बात कही, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे कंपनियों के मामलों में, औद्योगिकरण के मामले में बात कही गई हो, जो सेवा के क्षेत्र हैं, जो इस देश को प्रगति पर ले जाने के क्षेत्र हैं, आर्थिक प्रगति का मामला है, वो सारे के सारे मसलों में घोषणा पत्र में हमने अपनी बात कही है और उस आधार पर हम अच्छे दिन लाने की बात कर रहे हैं। और जो बात 10 साल का कुशासन और अराजकता रही, उसके कारण हमें कई बार लगता है कि ये कैसे संभव है, लेकिन नीतियों में छोटे छोटे परिवर्तन करके भी, और जो बात पिछले 10 सालों से जनता के हित में नहीं सोची गई, उसको सोचते हुए जनता के हित में बहुत कुछ करने को है, जो छोटे छोटे परिवर्तनों के माध्यम से बड़ी राहत पहुंचाई जा सकती है। जी, अभी कुछ देर पहले मुझे लगता है, समय दीजिए, आने देखिए, वाकई आपको भी महसूस होगा और इस देश की जनता को भी महसूस होगा कि अच्छे दिन। तो क्या महंगाई पर कंट्रोल हो जाएगा? पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो जाएगा? देखिए, पेट्रोल 40 होगा कि 45 होगा या 35 होगा, ये हम और आप बैठ के स्टूडियो में तय नहीं कर सकते, पर जो शासन में बैठने वाले हैं उसके मद्देनजर नीति बनाने वाले जो लोग हैं वो जरूर विचार करेंगे कि क्या इस देश की जनता को हितकर है, उसके दृष्टिगत फैसले होंगे। पंकज जी, कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी वडोदरा में भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो मजदूर नंबर 1 है, 130 करोड़ जनता की सरकार है, तो उनका जो स्टेटमेंट आया है जिसमें वो जनता को लुभाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो जनादेश आया है, इसमें नरेंद्र मोदी की जो सरकार अब बनने वाली है, इसमें कुछ सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे? क्योंकि 5 साल अब आपके पास एनालिसिस के लिए बचे हैं। देखिए, मेरी निश्चित तौर पर यही कामना है देश हित में कि जो सरकार इतने ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ आई है वो भारत के और देश हित में काम करे। लेकिन साथ साथ ये भी आशंका है कि नरेंद्र मोदी मजदूर नंबर 1 अपने आप को कह रहे हैं, ठीक है, पर कहीं उनके कार्यकलापों से और जैसी उनकी शैली कहीं देश की जनता मजबूर नंबर 1 ना हो जाए, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। चलिए, अभी तो हम ये आशा करते हैं कि जो आने वाली सरकार है या जो लोकसभा का जो गठन है, बहुत ही जल्दी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, उसकी तो मैंने शुभकामना व्यक्त करी और निश्चित तौर पर चाहते हैं कि सब कल्याण हो, जैसा चाहते हैं कि यदि वाकई देश के लोगों को जो दावा करती है भारतीय जनता पार्टी वैसी कोई राह दे सकती तो स्वागत है उसका। हाँ, और हम अपना जो जनादेश मिला है, जो भारतीय जनता ने जो जनादेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर देश की जनता बधाई की हकदार है। जिस तरीके से हमारे बघेल साहब ने बताया कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया, चाहे देश में प्रदेश में हो, पूरे देश में लगभग 68% उम्मीद बनी है, जनता की एक उम्मीद बनी है कि अब इस सरकार से कुछ स्थायित्व की आशा है, कुछ राहत की उम्मीद है और कुछ
कर गुजरने की उनके लिए तमन्ना है। देखिए जी, अब भारतीय जनता पार्टी के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम समर्थक दलों के भरोसे थे। अब समय है बीजेपी के पास प्रूफ करने का, अपने आप को साबित करने का, अच्छे दिन लाने का। मैं अगर गलत ना हूं तो अच्छे दिन लाने का अब समय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो जनादेश जनता ने दे दिया है, जनादेश जनता का आदेश अब लगभग साफ हो चुका है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, लगभग एनडीए को बहुमत मिल चुका है, यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने लगभग उनका तय हो चुका है। जनता का आदेश, मतदाताओं की बात करें, मतदाताओं का आभार दूरदर्शन की तरफ से हम करना चाहेंगे, जो एक इस बड़े लोकतंत्र के महापर्व पे आहुतियां दी, इतने बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूरदर्शन का भी यही प्रयास था पूरे चुनावों में, जितनी भी कार्यक्रम चुनाव आयोग की तरफ से चलाए गए, जितने भी स्वीप प्लान की बात हो, चाहे मतदाता जागरूकता की बात हो, इस तरह, इसलिए चुनाव आयोग का भी धन्यवाद बघेल साहब, चुनाव आयोग का खासतौर से हम धन्यवाद कहेंगे कि इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। मतगणना से लेकर अभी तक मतदान से लेकर मतगणना तक की अगर बात करें तो काफी शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संपन्न हो गया। तो जनादेश जनता के सामने है, जनता का आदेश अब राजनीतिक पार्टियों के सामने आ चुका है। अब वक्त है काम करने का, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, जनादेश 2014 में इतना ही। मुझे और मेरे मित्र रितेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।